Oh hey everyone, I am your host Sachin and you're watching ऐसे स्टोरीज। आज की जो स्टोरी होने वाली है उसे मुझे आप लोगों तक पहुंचाने में पूरे 4 साल का समय लग गया। ये मेरी पहली चिलिंग हॉरर थ्रिलर स्टोरी वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर यहाँ तक आ ही चुके हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हो सके तो ईयरफोन भी लगा लीजिए। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और प्लीज़ यार, ये मेरी पहली वीडियो है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना उसको प्रेस कर दीजिए यार। सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगेगा, कर दो यार। अच्छा कर दिया, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर ड्रॉप कीजिए। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2015, हैदराबाद। एक खूबसूरत सा शहर जहाँ की बिरयानी से लेकर लोगों के बोलने तक का अंदाज पूरे भारत में मशहूर है। उसी हैदराबाद में 4 दोस्तों की एक टोली रहती थी जो कि बीटेक के 4th ईयर के स्टूडेंट थे। 23 मई 2015 जब ये चारों दोस्त अपने हॉस्टल से निकलकर कॉलेज की तरफ जा रहे थे तब उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त राहुल के दिमाग में एक प्लान क्लिक करता है। तो वो अपने दोस्तों को बताता है क्यों ना इस सेमेस्टर के एग्जाम के बाद हम सभी मिलकर एक एडवेंचर ट्रिप पर जाएं। और सभी दोस्त रेडी भी हो जाते हैं और साथ ही ये भी प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इस ट्रिप को एक यादगार ट्रिप बनाया जाए और हम सभी लोग अपनी दोनों बाइकों को लेकर एडवेंचर ट्रिप के लिए निकलें। लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि कोई ट्रिप दोस्त मिलकर प्लान करें और उसमें कोई अड़चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन 4 दोस्तों में से एक दोस्त राज के घर में कुछ जरूरी काम होने की वजह से उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, जिस वजह से उन सभी का बाइक राइड पर जाने का सपना तो अधूरा रह गया। लेकिन वो प्लान अभी भी बरकरार रखते हैं और रेलवे का सहारा लेते हैं, जिसमें वो 3 दोस्त रोशन, कार्तिक और राहुल तीनों निकल पड़ते हैं एक एडवेंचर ट्रिप पर। तीनों ही दोस्तों को जंगली जानवरों को देखने का शौक तो पहले से ही था, तो उनके कॉलेज से जंगल सफारी तक का टोटल डिस्टेंस तकरीबन 400 किलोमीटर का था। ये फासला वो तीनों दोस्त ट्रेन के जरिए तय करने वाले थे। ट्रेन में तीनों खूब मस्ती मजाक कर रहे थे और जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडियन रेलवे के सफर में अक्सर होता है कि कोई किन्नर व्यक्ति दुआ देते हुए हमारी सीट के पास आकर कुछ पैसे मांगने लगता है। वैसे ही एक कम उम्र का किन्नर इन तीनों दोस्तों के पास आकर इनको दुआ देने लगा और पैसे मांगने लगा। इन तीनों ने पहले तो उसे पैसे देने से मना किया, फिर उसको डांटने लगे, मगर वो नहीं माना और जोर जोर से तालियां बजाकर पैसे मांगने लगा। फिर इन तीनों दोस्तों में से राहुल अपनी सीट से उठा और उस किन्नर के कान पर एक जोरदार और करारा थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि रेलगाड़ी के उस कोच यानी कि डिब्बे की लगभग सभी सवारियों की गर्दन इस आवाज को तलाशने के लिए घूम गई और आकर इन तीनों दोस्तों की ओर और उस किन्नर की तरफ टिक गई। इस जोरदार थप्पड़ से किन्नर का कान एकदम से झन्ना उठा और उसने बिना सोचे समझे ही राहुल का बाजू पकड़ा और उसको दांत से काट लिया। राहुल के बाजू से खून निकलने लगा। सभी लोग उसको देखकर हंसने लगे। राहुल और राहुल के दोस्तों का पारा अपने उफान पर था। किन्नर बाजू पर काटते ही रेल से भागने लगा अपनी जान बचाने के लिए और तीनों दोस्त भी उसको मारने और सबक सिखाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। तीनों के सर पर खून सवार हो चुका था। बस वो 17-18 साल का किन्नर अपनी जान बचाने के लिए बस भागे जा रहा था, एक कोच से दूसरे कोच और दूसरे कोच से तीसरे कोच पर। जिसके बाद कुछ ही देर में ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई। इसका मतलब था कि कोई नया रेलवे स्टेशन आने वाला था, जिसका फायदा उठाकर वो छोटा किन्नर स्टेशन आने से पहले ही एक साफ कम खतरनाक वाली जगह देखकर कूद गया, जिसे देख ये तीनों दोस्त भी उसके पीछे कूद पड़े। ट्रेन आगे निकल गई और वो छोटा किन्नर आगे जाकर एक बड़े से ओक ट्री के नीचे आकर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा।
इन तीनों दोस्तों ने उसे घेर लिया था, मगर वो सभी अचंभे में थे, एकदम सरप्राइज कि अभी तक तो ये किन्नर हमसे जान बचाकर भाग रहा था और ट्रेन से भी कूद गया और अब बेफिक्र होकर हंसे जा रहा है। खैर ये लोग उसको पकड़कर मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। रोशन ने उस किन्नर की गर्दन पकड़ने को हाथ बढ़ाया तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई उसकी कमीज की कॉलर को पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा हो। वो हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी किन्नर अपनी बाइसा को देखकर एकदम से खड़ा हुआ और बोलने लगा कि बाइसा तैयार इन तीनों ने मुझे बहुत पीटा। पहली किसी ने मुझ पर छोड़ा है। अगर आप नहीं होती इन तीनों ने मुझे जगह पर मारकर फेंक दिया। तभी तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा तगड़ा पूरे सिंगार से सजा साड़ी पहने हट्टा कट्टा किन्नर रोशन की कमीज के कॉलर को पकड़े खड़ा है और अपनी मोटी और लाल आंखों से तीनों को घूरे जा रहा है। तब बाइसा किन्नर बोलते हैं कि मैं तेरे आगे वाले कोच में ही था। जब तू मेरे डब्बे से होकर भागा तो मैं समझ गया कि इन लड़कों से तेरा झगड़ा हुआ है और ये तुझे मारने वाले हैं, इसीलिए मैं भी तेरे पीछे ट्रेन से कूद गया था। लेकिन कूदने से पहले मैंने अपने सभी साथियों को ट्रेन पर उतरकर पूरी मंडली को इकट्ठा करके यहाँ लाने को कहा। अब इनमें से कोई घर वापस नहीं जाएगा, इनको हम अभी यहीं फेंक जाएंगे। कार्तिक समझ गया था कि अगर 1-2 मिनट के अंदर कुछ नहीं किया गया तो तीनों दोस्त आज मारे जाएंगे और किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए उसने सामने पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और बाइसा किन्नर के सर पर जोर से दे मारा, जिससे बाइसा रोशन को छोड़कर और अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। बाइसा के सर से खून की धार निकल रही थी। अब तीनों दोस्तों ने बाइसा पर लात और घूंसों से वार करना शुरू कर दिया, जिसे देख वो छोटा किन्नर वहाँ स्टेशन की तरफ चिल्लाते हुए भागा और चिल्लाते हुए बोला कि आए हाय मार दिया। बाइसा को तीनों दोस्तों ने खून से लथपथ कर दिया था। बाइसा की नाक और मुंह से खून बहे जा रहा था। उसके बाद भी ये तीनों दोस्त बाइसा को मारे जा रहे थे। फिर अचानक दूर से कई लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। राहुल ने देखा कि छोटा किन्नर अपनी पूरी मंडली को लेकर उनकी तरफ भागे आ रहा है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारे से कहा कि अब हमें भागना ही पड़ेगा और तीनों लोग जंगल की तरफ भाग चले। पूरी किन्नर मंडली बाइसा के पास आई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। बाइसा किन्नर मर चुका था और बच्चा किन्नर और पूरी मंडली ताली मार मार कर और छाती पीट पीट कर आय हाय करते हुए रोने लगी। तभी बच्चा किन्नर गुस्से से बोला कि बाइसा तो मर गई, लेकिन हम उन तीनों को अब नहीं छोड़ेंगे, उन तीनों को भी मारना होगा। चलो उनके पीछे जंगल, उनको मार देंगे और वहीं गाड़ देंगे। उन तीनों को यहाँ के रास्ते नहीं पता है, इसलिए वो जंगल पार नहीं कर सकते। पूरी 12 लोगों की मंडली में से 2 लोगों को वहीं लाश के पास छोड़कर और बच्चे किन्नर को तीनों लड़कों की पहचान के लिए लेकर जंगल के अंदर घुस गए। पूरा जंगल छानने के बाद और रात होने के बावजूद भी वो तीनों लड़के कहीं नहीं मिले और मजबूरन पूरी मंडली को बाइसा किन्नर को लेकर घर आना पड़ा। तीनों दोस्त जंगल में भूखे प्यासे छुपे थे, ऊपर से उनको जंगली जानवरों का भी डर लग रहा था। वैसे तो ये तीनों जंगली जानवरों को देखने के बड़े शौकीन थे, मगर जंगल सफारी वाली जीप में बैठकर दूर से ही देखना उन्हें अच्छा लगता था। मगर यहाँ कोई सफारी नहीं हो रही थी। यहाँ तो जानवर जंगल में खुले में थे और वो भी रात का वक्त था, जो उनके शिकार के लिए सही समय होता था। रोशन ने कहा कि यार अगर ऐसे ही अंधेरे में छुपे रहे तो जरूर आज रात हम किसी जानवर का शिकार बन जाएंगे। चलो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो किन्नर मंडली भी अब शायद थक कर घर चली गई होगी। राहुल को ये बात कुछ जमी नहीं, मगर कार्तिक ने कहा कि हाँ यार हम यहाँ से किसी गाँव की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं और वहाँ से कल सुबह अपने घर पहुँच जाएंगे। तीनों ने मिलकर जंगल पार करने का फैसला लिया और चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद राहुल को बहते पानी की आवाज आने लगी। तो तीनों उस आवाज के पीछे चले गए और जहाँ जंगल के बीचों बीच एक जोहड़ सा बना था। जिन लोगों को जोहड़ नहीं पता है, बेसिकली जोहड़ एक बहते पानी का स्रोत होता है जहाँ पर कुछ पानी जमा हुआ होता है और कुछ पानी वहाँ पर से आगे की तरफ निकल रहा होता है। फिर जैसे ही रोशन ने पानी पीने के लिए अपना हाथ पानी के अंदर डाला तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसको पीछे से पकड़ लिया है और जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसकी जीभ निकल गई और घबराहट के मारे वो उस जोहड़ में जा गिरा। वो अपनी कांपती हुई आवाज से बोला कि ये
कैसे पॉसिबल है? हमने तो को मार दिया था। फिर ये मेरे पीछे कैसे खड़ा हो सकता है? उसके दोनों दोस्त पीछे की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नजर नहीं आता है। रोशन का डरा हुआ चेहरा देख वो दोनों भी डर के मारे कांपने लगते हैं। तब रोशन उन्हें बताता है कि मैंने बाइसा को देखा, जो अपनी खूनी आंखों से मुझे घूरे जा रहा है। तब राहुल कहते हैं कि यार ये तेरा वहम हो सकता है, तूने हमें भी डरा दिया है, तू थोड़ी शांति रख, पानी पी और हम तीनों यहाँ से अब आगे की तरफ निकलते हैं। तीनों ने पानी पिया और काफी देर पैदल चलने के बाद तीनों एक विशालकाय पेड़ के नीचे आकर सुस्ताने के लिए बैठ जाते हैं। अपने आसपास से जानवरों की आवाज सुनकर वो थोड़े डरे हुए भी होते हैं, मगर कुछ देर के बाद उन्हें जानवरों की आवाज के साथ साथ किसी औरत के रोने की आवाज भी आने लगती है, जिससे उनका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। तीनों आपस में कहते हैं कि यहाँ जरूर कोई ना कोई तो है, मगर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, चलो अब यहाँ से निकल चलते हैं। रोशन खड़ा हुआ और आगे की तरफ चलने लगा। ठीक उसके पीछे कार्तिक था। लगभग 10 कदम चलने के बाद दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल कहीं भी नहीं था। फिर उनकी नजर उसी पेड़ के नीचे गई जहाँ पर कुछ देर पहले वो आराम कर रहे थे। वहाँ देखा तो राहुल वहीं पर बैठा हुआ था। वो दोनों भागकर राहुल के पास गए और राहुल को देखकर वो दोनों दंग रह गए। रोशन ने देखा कि राहुल का तो रंग ही उड़ा है। वो जोर जोर से अपनी हथेलियों को पीटकर ताली बजा रहा है, औरतों की आवाज में हंस रहा है और कह रहा है कि नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम तीनों को मार दूंगी और मार कर ही अपना बदला पूरा लूंगी। राहुल पूरी तरीके से किन्नर की आत्मा के वश में था। उसकी किन्नर वाली तालियां और हंसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कभी अपने हाथ टेढ़े करता और कभी अपनी गर्दन झुका लेता, तो कभी एकदम क्रीचर के जैसे चलना शुरू कर देता। कार्तिक और रोशन ये देखकर पूरी तरीके से डर गए थे। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था। एक वीरान और सुनसान जंगल, ऊपर से उनके दोस्त के शरीर में उस किन्नर यानी की बाइसा की आत्मा और वो तीनों दोस्तों की खून की प्यासी। कार्तिक ने हिम्मत करके रोशन से कहा कि यार अगर ये सिर्फ एक आत्मा होती तो हम इसे भगाकर भी अपनी जान बचा सकते थे, मगर ये आत्मा तो हमारे जिगरी दोस्त के शरीर में है, इसीलिए आत्मा को इसके शरीर से निकाल कर ही इसको यहाँ से ले जाना पड़ेगा। थोड़ी हिम्मत करके रोशन राहुल को शांत कराने के लिए उसके पास पहुंचा ही था कि राहुल रोशन के ऊपर झपट पड़ा और उसको एक ऐसी लात मारी कि वो अपने से 5 फीट दूर जाकर गिरा, जिसके बाद राहुल रोशन के ऊपर आकर उसके मुंह को नाखूनों से नोचने लगा, जिसकी वजह से रोशन चिल्ला उठा। फिर ये मंजर देख कार्तिक भागकर राहुल के पास गया, उसको धक्का देकर रोशन से अलग किया। राहुल फिर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर जोर जोर से हंसने लगा, तेज तेज से अपने हाथों को पीट कर ताली बजाने लगा। उनकी उंगलियों पर रोशन के चेहरे का खून साफ साफ नजर आ रहा था कि कितनी बेरहमी से उसने रोशन के चेहरे को नोचा है। रोशन का चेहरा खरोंचों से भर गया था, जिससे उसको काफी ज्यादा जलन हो रही थी। कार्तिक ने रोशन से शांत रहकर कोई स्ट्रेटेजी बनाने को कहा, जिससे उसके दोस्त राहुल भी बच जाए और किन्नर की आत्मा भी उसके शरीर छोड़कर वहाँ से चली जाए। कार्तिक और रोशन को राहुल से बचते हुए और सोचते हुए तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। राहुल अब बेहोशी की हालत में पेड़ के नीचे पड़ा था। ये कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने और उसको अप्लाई करने का सबसे अच्छा मौका थॉट आया। उसने कार्तिक से कहा, अभी राहुल के शरीर पर किन्नर की आत्मा हावी नहीं है, इसलिए हम इसको लेकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचकर राहुल को किसी तांत्रिक के हवाले कर उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं। बता तू क्या कहता है? कार्तिक ने हाँ कर दिया तो दोनों राहुल को लेकर जंगल से निकल पड़े। राहुल की हालत ठीक नहीं थी, वो होश में तो था मगर उसका दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका था। राहुल ये तो जानता था कि ये दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं और हम तीनों इस जंगल से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, मगर कैसे? रोशन और कार्तिक राहुल के हाथ अपने कंधे पर रखकर राहुल को काफी दूर तक ले आए थे। फिर दोनों कुछ देर आराम करने के लिए राहुल को एक पत्थर पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास आकर बैठ गए। कुछ ही देर दोनों ने चैन की सांस ली थी कि किसी के जोर जोर से हांफने की आवाज आने लगी, तो दोनों ने चौंक कर राहुल की तरफ देखा तो राहुल ही वो आवाज निकाल रहा था। उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थी कि जैसे मानो उसमें अभी खून निकल आएगा। राहुल ने अपने दोनों दोस्तों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। वो दोनों के ऊपर पागलों के जैसे झपटा, लात घूंसों और नाखूनों से और अपने दांत से कार्तिक और रोशन के कई जगह घाव दे डाले। जैसे तैसे दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग लिए, मगर राहुल भी तेजी से दोनों के पीछे पागलों के जैसे भागने लगा और चिल्लाने लगा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे
ही अपनी जान बचाते हुए भागते भागते कार्तिक और रोशन को दूर से एक झोपड़ी में उजाला नजर आने लगा। दोनों ने बिना बात किए एक साथ ही उस झोपड़ी में जाने का फैसला किया। फिर वो तेजी से भागते हुए उस झोपड़ी के पास जा पहुंचे। जैसे ही दोनों झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे कि पीछे से दौड़ते हुए राहुल ने दोनों को धक्का देकर झोपड़ी के अंदर घुसने से पहले ही रोक डाला। दोनों जमीन पर गिर गए थे और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। दोनों ही रेंगते रेंगते झोपड़ी की तरफ जाने पर बेबस थे, मगर राहुल ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। वो दोनों को मारे जा रहा था, तभी तीनों की लड़ाई की आवाज सुनकर झोपड़ी से एक बाबा अचानक से बाहर आया। उन्हें स्थिति समझते देर नहीं लगी कि असल में हो क्या रहा है। बाबा जल्दी से अपनी झोपड़ी के अंदर भागे और वहाँ पर से अपनी मुट्ठी पर राख लेकर आए और वही राख राहुल के ऊपर छिड़क दी, जिससे राहुल कुछ देर के लिए शांत हो गया। और बाबा जी के कहने पर रोशन और कार्तिक राहुल को अंदर लेकर आए। जब राहुल अंदर आकर ठीक सा महसूस करने लगा, फिर दोनों ने राहुल को एक जगह बैठाया और बाबा जी को किन्नर के साथ हुए हादसे के बारे में पूरी कहानी बताई। बाबा ने तीनों से कहा कि 1 घंटे के बाद सुबह हो जाएगी, अब सब कुछ ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे झोपड़ी के पीछे वाली पहाड़ी से उतरकर पास के गांव से बस लेकर अपने अपने घर जा सकते हो। ये सुनते ही राहुल की पूरी बॉडी में करंट सा उठने लगा। राहुल बोल पड़ा, चले कैसे जाएंगे, मैं भी यहाँ से कैसे जाते हैं। बाईसा की आत्मा देखते ही देखते राहुल के शरीर में फिर से हावी हो गई। कार्तिक और रोशन ये देखकर डर गए। उधर बाबा भी थोड़ा असहज महसूस करने लगा कि किन्नर की आत्मा तो मेरे अनुमान से भी काफी ज्यादा जिद्दी और ताकतवर है। तभी बाबा एकदम हरकत में आ गए और राहुल के बाल पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। तभी अपनी आंखें बंद करके अपने वर्षों से सिद्धि किए गए मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। जैसे ही राहुल किन्नर की आवाज में चिल्लाते और रोते हुए बोला कि हाय बाबा जी, मुझे छोड़ दो, हाय बाबा जी, मैं तो मर गई, माफ कर दो बाबा जी, माफ कर दो, अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। बाबा ने राहुल के दोनों हाथ पीछे की तरफ किए और राहुल को झुकने पर मजबूर कर दिया। उसे घुटने पर बैठाया और उसकी नाक जमीन पर रगड़वाई और कहा कि हमेशा के लिए इस शरीर से तू दूर चले जा। राहुल रोते हुए किन्नर की आवाज में बाबा जी से बोला, बाबा जी, मैं इसके शरीर को छोड़कर चले जाऊंगी, मुझे बख्श दो। तीनों दोस्त कई घंटे की जानलेवा जंग जीत चुके थे, वो भी एक बाबा की मदद से। बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से उस किन्नर को काबू में किया और राहुल के शरीर से उसको निकाल बाहर फेंका। तीनों दोस्तों ने बाबा के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया और अपने अपने घर की ओर निकल गए। आज तक भी वो तीनों दोस्त इस किस्से को नहीं भुला पाए हैं। जब भी वो कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही सारी चीजें आती हैं।